Hello everyone and welcome back to Eastern Psychologist. Today we will talk about the history of DSM. DSM stands for Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. मेंटल डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1918 में अमेरिकन मेडिकल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको अब हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी कहते हैं, जिसको APA एक शॉर्ट टर्म में कहा जाता है, इसने एक स्टैटिस्टिकल मैनुअल इशू किया ताकि उसे इंस्टीट्यूट्स में इनसेन पर्सन्स के लिए यूज़ किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मैनुअल को यूज़ नहीं किया गया प्रैक्टिकली। 1928 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एक और एडिशन इशू करते हैं, लेकिन इसका फोकस बहुत ज़्यादा नैरो था न्यूरोसिस और साइकोसिस पर। लेकिन वो एडिशन भी प्रैक्टिकली पेशेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए यूज़ नहीं किया गया। फिर वर्ल्ड वार 2 में, जो कि 1939 से 1945 तक कंटिन्यू रहती है, यहाँ पर मिलिट्री कुछ अपने नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज़ करती है। साइकेट्रिक पेशेंट्स, जो भी साइकेट्रिक इश्यूज उन लोगों में सोल्जर्स में देखने में आए, उनके लिए कुछ टर्म्स यूज़ करती है जिसको नोमेनक्लेचर सिस्टम कहा जाता है। नोमेनक्लेचर सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम चीज़ों को किसी पार्टिकुलर प्रोफेशन या फील्ड से रिलेटेड नाम दे देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम सब जानते हैं केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के बारे में, ये उसका ओल्ड वर्जन है और यहाँ पर ये उसका न्यू वर्जन है, जहाँ पर हम एलिमेंट्स को कुछ एक सीक्वेंस से नाम दे देते हैं। बिल्कुल इसी तरह वर्ल्ड वार 2 में भी साइकोलॉजिकल इश्यूज जो सोल्जर्स में देखने में आए, उनको कुछ नाम दे दिए गए जिसको हम नोमेनक्लेचर सिस्टम का हिस्सा समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिर इशू करते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 6, ICD-6। ICD-6 सबको पता है, ये एब्रीविएशन है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो इसका 6th इशू जब आता है तो इसमें WHO एक सेक्शन बना देता है मेंटल डिसऑर्डर्स का, लेकिन इसमें जो भी वर्कआउट किया गया, इसके बावजूद इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत थी ताकि इसको US में यूज़ किया जा सके। इसके बाद आता है DSM-1। DSM-1 भी APA की तरफ से पब्लिश किया जाता है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, इन 1952। इट वाज बेस्ड ऑफ द ICD-6 एंड द मिलिट्री सिस्टम। तो DSM-1 की जितनी भी सारी कैटेगरीज थी, उन सबको बेस किस पे किया गया? मिलिट्री सिस्टम पे, जो कि नोमेनक्लेचर सिस्टम वहाँ पे यूज़ किया जा रहा था, और ICD-6 में जो टर्म्स यूज़ की जा रही थी उनकी बेस पर ये मैनुअल पब्लिश होता है इन 1952। द फर्स्ट DSM कंटेन्ड अबाउट 60 डिसऑर्डर्स। सो DSM-1 में कितने डिसऑर्डर्स है? 60 डिसऑर्डर्स, और ये ज़्यादातर थीरीज पर बेस करता था, एबनॉर्मल साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी की। ऑब्जेक्टिव क्या था DSM-1 का? इस DSM-1 का ऑब्जेक्टिव था कि कोई एक सिंगल नोमेनक्लेचर साइकोपैथोलॉजी का क्रिएट किया जाए, जो कि किया गया। इस DSM-1 में 3 सेपरेट डायग्नोस्टिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए गए और इनको यूज किया गया। 3 ब्रॉड क्लासेस ऑफ साइकोपैथोलॉजी इन DSM-1। अब वो 3 ब्रॉड क्लासेस थी कौन सी? नंबर 1 था ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, जिसके अंदर कोर्साकॉफ सिंड्रोम या एपिलेप्सी आते हैं। देन फंक्शनल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन एंड शिजोफ्रेनिया। नंबर 3 मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको हम आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। इसके अलावा एक चाइल्डहुड डिसऑर्डर और एडजस्टमेंट रिएक्शन ऑफ चाइल्डहुड और एडोलसेंस भी इस DSM-1 में ऐड किया गया। तो ये बेसिक 3 कैटेगरीज थी। कितनी सिंपल थी ना, और अब हमें DSM-5 में इतनी सारी कैटेगरीज याद करनी पड़ती हैं। सो एंजॉय। ओके, प्रॉब्लम क्या थी अब DSM-1 में? DSM was criticized for its reliability and validity। अब इसको क्रिटिसाइज किया गया कि इसके अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो रिलायबल नहीं है, वैलिड नहीं है, क्योंकि ये तो थ्योरी की बेस पर बनाए गए थे। मेजर लिमिटेशन क्या थी कि इसके अंदर जो भी कंसेप्ट दिया गया था वो साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं था, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं थी। इसके अलावा also of the disorders listed were considered to be reactions to events occurring in an individual's environment। ज़्यादातर इस तरह के
डिसऑर्डर्स मेंशन किए गए थे जो कि किसी भी इवेंट के होने से, इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट में होने से इंडिविजुअल का रिएक्शन होता है, इस तरह के डिसऑर्डर्स दिए गए। सो रिएक्शन इज नॉट अ डिसऑर्डर एज वी ऑल नो। एक और प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी जिससे हम ये क्लैरिफाई कर सकें कि ये बिहेवियर एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। सो इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन DSM-1 में मेंशन नहीं की गई। इन सब कमियों के बावजूद DSM-1 एक्सेप्ट हो गया था। इंटरेस्टिंग ना? ओके, इसके बाद आता है DSM-2। DSM-2 1968 में पब्लिश्ड होता है, लेकिन ये भी अपनी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की वजह से क्रिटिसाइज होता है। अब DSM-2 में चेंजेस क्या आती हैं? तो यहाँ पर आता है, पहले 3 डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी और यहाँ पे वो 3 से 11 हो जाती हैं और इसमें टोटल हमारे पास 182 मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं। तो DSM-1 में 60 थे, DSM-2 में 182 हो जाते हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर अटेंशन इसमें चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स को भी दी गई। फॉर एग्जाम्पल, डायग्नोस्टिक कैटेगरी ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड एडोलसेंस वाज प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, like group delinquent reaction, hyperkinetic reaction, over anxious reaction, runaway reaction, unsocialized aggressive reaction and withdrawing। DSM-2 का फिर 7th प्रिंटिंग आता है, DSM-2 की 7th प्रिंटिंग आती है 1974 में। अब यहाँ पर क्या चेंज आता है, इस एडिशन की क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि होमोसेक्सुअलिटी एक डिसऑर्डर नहीं है, तो इसको मेंटल डिसऑर्डर्स में से रिमूव कर दिया गया। सो इसको हम कहते हैं DSM-2 7th प्रिंटिंग, जो कि 1974 में पब्लिश हुआ। इसके बाद APA हायर करता है डॉक्टर रॉबर्ट एल स्पिट्जर को, जिसको 1974 में हायर किया गया ताकि वो DSM के अंदर मेजर चेंजिंग्स कर सके। हमें किन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है, तो ये डॉक्टर हमारी वहाँ पे हेल्प करते हैं। He was largely involved in creating the discrete diagnostic categories of the DSM-3 as opposed to dimensional model of diagnosis। तो पहले जो dimensions दी गई थी, 4 थी, 11 थी, तो ये उनको थोड़ा सा और डिस्क्रीट वे में उनकी डायग्नोस्टिक कैटेगरीज डेवलप करते हैं। DSM-3 की बात करते हैं। DSM-3 आता है 1980 में और इस DSM-3 ने साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत ड्रामेटिकल चेंजिंग्स की। क्या चेंजिंग्स की? सबसे पहले तो ये इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि इसको साइकाट्रिस्ट के अलावा सोशल वर्कर्स और साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ कर सकते थे अपने प्रोफेशन में। इसके अलावा मेजर चेंज ये था कि साइकेट्री एक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में यहाँ पर सामने आया और इसको मेडिसिन की मेन स्ट्रीम में भी लाया गया। DSM-3 में बेसिकली स्पेसिफिक जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था वो 265 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज यहाँ पर दे गए। तो कहाँ 60 और कहाँ 265, सो ये इंक्रीज हो गया नंबर। इसके अलावा क्या चेंजिंग्स आई वो देखते हैं। As with the DSM-2, many significant changes were made in the 3rd edition of the DSM. For example, पहले बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स को इकट्ठा कर दिया गया था एक ही डायग्नोसिस में, जिसको हम कह रहे थे एंजाइटी न्यूरोसिस। DSM-3 इन सारे एंजाइटी न्यूरोसिस के अंदर जो भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स इकट्ठे कर दिए गए थे उसको उसने तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में और बहुत सारे डिफरेंट एंजाइटी डिसऑर्डर्स को DSM-3 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। फॉर एग्जाम्पल, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD, पैनिक डिसऑर्डर, एगोराफोबिया एंड सोशल फोबिया। इसके बाद जो टर्म न्यूरोसिस थी, इनफैक्ट इसको DSM-3 में से हर जगह से रिमूव कर दिया गया। न्यूरोसिस को फर्दर मोर यूज नहीं किया गया क्योंकि इससे बहुत सारे सोशल इश्यूज सामने आ रहे थे। इसके अलावा रेसिज्म को भी कंसीडर किया गया कि इसको एक एज अ मेंटल डिसऑर्डर ऐड कर देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन और रिसर्च के बाद रेसिज्म को DSM-3 में इंक्लूड नहीं किया गया। फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को भी DSM-3 में पहली दफ़ा ऐड किया गया और इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा DSM-2 की कैटेगरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्टर्बेंस को चेंज कर दिया गया ईगो डिस्टोनिक होमोसेक्सुअलिटी में।
इसके अलावा DSM-3 में मल्टी एक्सियल क्लासिफिकेशन भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिसको हमने मोस्टली DSM-4 TR में ही देखा है, लेकिन इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था DSM-3 में। मल्टी एक्सियल डायग्नोस्टिक सिस्टम के 5 पार्ट्स थे। फर्स्ट एक्सिस, जिसको हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, एक्सिस 4 एंड एक्सिस 5। एक्सिस 1 में हमारे पास जो क्लासिफिकेशन रखी गई वो थी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स एंड कंडीशंस की दैट नीड क्लिनिकल अटेंशन, फॉर एग्जांपल शिजोफ्रेनिया, मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड पैनिक डिसऑर्डर लाइक दैट। एक्सिस 2 में आते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन, फॉर एग्जांपल एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एक्सिस 3 में है हमारे पास जनरल मेडिकल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉयडिज्म, हंटिंगटन डिजीज। एक्सिस 4 में आते हैं साइकोसोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल होमलेसनेस, चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सेट्रा। एक्सिस 5 ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग स्केल। तो ये हमारे पास टोटल 5 एक्सिस थे जो सबसे पहले DSM-3 में इंट्रोड्यूस करवाए गए। फिर आता है हमारे पास DSM-4। 1994 में ये पब्लिश होता है, APA इसको पब्लिश करवाता है विद 297 डिसऑर्डर्स। सो यहाँ पर क्या आता है, नीड अ न्यू वर्जन टू बी कंपैटिबल विद द ICD-10, क्योंकि ICD-6 से स्टार्ट हुआ था और इसको ICD-10 के कंपैटिबल लाने के लिए हमें एक न्यू वर्जन पब्लिश करवाने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा डाटा ड्राइव किया गया। देन प्रीवियस वर्जन में जो भी डाटा इंक्लूडेड था उससे ज़्यादा डाटा इसमें इंक्लूड किया गया, जहाँ पर काम किया 13 वर्क ग्रुप्स इसमें इंक्लूडेड थे, पॉपुलेटेड विद एक्सपर्ट्स इन ईच डोमेन। हर डोमेन के एक्सपर्ट्स इस ग्रुप में मौजूद थे। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का अलग ग्रुप था, ईटिंग डिसऑर्डर्स के अलग ग्रुप, देन मूड डिसऑर्डर्स एंड मल्टी एक्सियल इश्यूज, इस तरह के सब अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं जो कि टोटल 13 होते हैं। इसके अलावा पेपर्स कमीशन को रिव्यू किया जाता है, 12 मल्टी साइट फील्ड्स को से भी ट्रायल ली जाती है, उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है न्यू, और 5 से 10 साइट्स होती हैं पर फील्ड। जितनी भी फील्ड्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की, एंग्जाइटी, ईटिंग, मूड और मल्टी एक्सियल या पर्सनैलिटी, उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स थी उसमें हर फील्ड से रिलेटेड 5 to 10 साइट्स थी जिन पर ट्रायल किया गया, और टोटल 70 साइट्स जिसमें इंक्लूड की गई, जिसमें 6000 पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, जिनसे डाटा कलेक्ट करने के बाद DSM-4 हमारे सामने आता है। फिर आता है DSM-4 TR। TR मीन टेक्स्ट रिवाइज्ड। 2000 में APA इसको पब्लिश करता है। इसमें भी अगेन 297 डिसऑर्डर्स ही होते हैं जैसे कि DSM-4 में थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एरर्स को करेक्ट किया गया जो कि टेक्स्ट में थी। एडेड न्यू रिसर्च इंफॉर्मेशन टू टेक्स्ट, कुछ न्यू रिसर्च इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट में ऐड किया गया। इसके अलावा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं किया गया, और मल्टी एक्सियल सिस्टम एक्सिस सिस्टम भी वही रहा जो कि DSM-3 में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था।
फिर आता है हमारे पास DSM-5। इसको पब्लिश करवाया जाता है 2013 में बाय APA और इसमें हमारे पास टोटल 312 डिसऑर्डर्स आते हैं। सो कहाँ 60 डिसऑर्डर्स DSM-1 में और कहाँ 312 डिसऑर्डर्स। लोग साइकोलॉजी में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, मीन्स साइकोलॉजिकल इश्यूज। ओके देन, सिमिलर रिवीजन प्रोसेस टू दैट यूज्ड फॉर DSM-4, बिल्कुल इसमें भी रिवीजन की गई। इसमें भी 11 एक्सपेंसिव फील्ड ट्रायल्स किए गए एट मेडिकल एंड एकेडमिक साइट्स टू असेस द रिलायबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड क्लिनिकल यूटिलिटी ऑफ सिलेक्टेड वर्जन्स एंड रिवीजन्स। 19 एक्सपर्ट वर्क और स्टडी ग्रुप्स इसमें वर्क करते हैं। DSM-4 TR में 13 थे तो यहाँ पे 19 आते हैं। देन जितने भी डाटा सेट्स थे उनको रीएनालाइज किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी बिग चेंजिंग्स भी इसमें की जाती हैं और उनमें से कुछ ही हैं जो इसमें इम्प्लीमेंट होती हैं। अदरवाइज चेंजिंग्स तो बहुत ज़्यादा थी बट फ्यू वर इम्प्लीमेंटेड। DSM-5 में जो चेंजिंग्स की गई उसकी कुछ हाईलाइट्स देख लेते हैं। DSM-4 TR में था ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्गर डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर एंड परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर PDD। इन सब को चेंज कर दिया गया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ASD में। ADHD को प्लेस कर दिया गया न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में। इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम को रिकॉग्नाइज करवाया गया। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर को डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ऐड कर दिया गया। नंबर 5, बहुत सारे न्यू ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स भी ऐड किए गए, फॉर एग्जांपल होर्डिंग, स्किन पिकिंग, सब्सटेंस इंड्यूस्ड एटसेट्रा। नंबर 6 में जेंडर डिस्फोरिया को भी ऐड किया गया DSM-5 में। गैम्बलिंग डिसऑर्डर को ऐड कर दिया गया सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर के चैप्टर में। इसके अलावा पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ऑलमोस्ट किसी तरह की कोई चेंजिंग्स नहीं की गई। इसके अलावा मल्टी एक्सेल क्लासिफिकेशन जो कि यूज हो रही थी DSM-3 में, DSM-3R में, DSM-4 में एंड DSM-4 TR में, इन सारी मल्टी एक्सेल क्लासिफिकेशन को DSM-5 से खत्म कर दिया गया। सो आज हमने क्या सीखा कि अब तक DSM के टोटल 8 एडिशंस आ चुके हैं बहुत सारी वेरिएशंस के साथ, तो जल्दी से उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। DSM-1 published in 1952, DSM-2 published in 1968, DSM-2 7th printing published in 1974, DSM-3 in 1980, DSM-3 revised in 1987, DSM-4 1994, DSM-4 text revised published in 2000 and DSM-5 finally published in 2013. Next we will discuss the difference between axial diagnosis of DSM-4 TR and the non-axial diagnosis of DSM-5. So soon we'll get you back with the next one. Till then, bye. But before going to anywhere, don't forget to subscribe Eastern Psychologist.